को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन हमले की खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध, तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई और ये वो तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर एक के बाद एक इन हमलों से तेल अवीव में, इजराइल में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें बताने को काफी है कि इस वक्त ईरान की तरफ से जो कहा गया था कि उसकी तरफ से भी सख्त जवाबी कार्रवाई होगी, रिटेलिएशन किया जाएगा, और वो ये नजर भी आया सड़कों पर। वहां पर अफरा तफरी और इन हमलों को, इन ड्रोन्स को और इन मिसाइल्स को कैद करते हुए सड़कों पर लोग भी देखे जा सकते हैं। हालांकि एक बार फिर से इजराइल की तरफ से भी हमला किया गया था और इजराइल ने दूसरे दिन लगातार ईरान को टारगेट करते हुए, उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट करते हुए एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। सुनाते हैं आपको किस तरह की अफरा तफरी और माहौल वहां पर रहा। इजराइल में वार पलटवार इस वक्त जबरदस्त होता हुआ और एक और तरफ ये जंग का मुहाना खुल चुका है या फिर मोर्चा खुल चुका है, क्योंकि इजराइल इससे पहले लगातार गजा को टारगेट करते हुए हमले कर रहा था। उसके बाद लेबनान की तरफ से उसने मोर्चा खोला। इधर सीरिया में भी जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और हालात खराब है। कुल मिलाकर इस वक्त पश्चिमी एशिया को लेकर हम बात करें या मिडिल ईस्ट को लेकर बात करें, लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो एक बार फिर से और बड़ी खबर, 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध इस वक्त होता हुआ, तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई, बड़ी खबर इस वक्त। और ये देखें, ये जो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, ये देखें, ये तस्वीरें, ये देखें कैसे एक के बाद एक यहां पर ये बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से ये हमले किए गए और इन हमलों के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। सायरन बजने लगे और सायरन बजने के बाद वहां पर कैसी अफरा तफरी ये सड़क पर भी आपने देखी है। ये लगातार दूसरा दिन है जब अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। हालांकि इस बार ईरान की तरफ से भी जबरदस्त कार्रवाई की गई और उसकी तरफ से करीब 100 से ज्यादा, 150, 150 से लेकर 160 मिसाइल्स बताई जा रही है जो कि ईरान की तरफ से इस बार दागी गई हैं। निशाने पर तेल अवीव रहा है, निशाने पर जेरूशलेम के भी होने की खबरें हैं और दरअसल निशाने पर उसका जो सेंट्रल कमांड है, यानी कि जो डिफेंस की जो मजबूत स्टाफ है इजराइल का, वो दरअसल ईरान के इस बार निशाने पर रहा है। तो ये दूसरा दिन जब इन दोनों के बीच में यहां पर हालात खराब होते हैं। और ये देखिए अब उसके बाद जब ये हमले होते हैं तो लोग कैसे सड़कों पर आए हैं और अफरा तफरी का माहौल वहां पर नजर आया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पिछले 2 दिनों में, पिछले 24 से लेकर 48 घंटों में दरअसल हुआ क्या है इजराइल में। और इससे पहले चूंकि तेहरान को टारगेट करते हुए जो हमले इजराइल की तरफ से किए गए थे वो दूसरे दिन भी जारी हैं। और दरअसल ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया है ये उस कार्रवाई के जवाब में बताया जा रहा है जो कि एक दिन पहले इजराइल की तरफ से की गई थी और उसने ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं, जिसमें IRGC के चीफ भी शामिल हैं, उनकी मौत हुई थी। पिन पॉइंटेड ही हमला किया गया था सिलसिलेवार तरीके से। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। कमांडर इन चीफ IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये IRGC के चीफ थे हुसैन सलामी, जो कि एक बड़ी पोजीशन रखते थे और जाहिर है उसके टॉप कमांडर्स में शुमार थे। IRGC एक अलग से यूनिट है ईरान में और इसके चीफ हुसैनी को इजराइल ने अपने कल के हमले में मार गिराया था और इसके बाद ईरान की तरफ से ये हमला किया गया। हुसैन सलामी नहीं है बल्कि मोहम्मद बघेरी, जो कि ईरान आर्म फोर्स के चीफ थे,
टॉप 3 कमांडर्स को इजराइल ने टारगेट करते हुए मारा था, और इसी के जवाब में अब ईरान की तरफ से ये मिसाइल्स दागे गए हैं। ड्रोन से हमले भी किए गए थे, ड्रोन उसने पहले ही रवाना कर दिए थे। तीसरी जो बड़ी पोजीशन पर थे वो थे गुलाम अली राशिद, ये चीफ थे खातिमुल अंबिया के, एक अलग से एक ब्रिगेड है, एक यूनिट है ईरान में, ये उसके चीफ थे। तो 3 अलग अलग यूनिट और उनके तीनों के चीफ को पिन पॉइंटेड हमला करके ढेर कर दिया, एकदम टारगेट करते हुए यह हमला किया गया। उस इमारत को निशाना बनाया गया जिसमें ये मौजूद थे। टॉप 3 कमांडर्स ही नहीं ढेर हुए हैं, बल्कि बताया यह भी जा रहा है ईरान में कि जो साइंटिस्ट थे, जो ईरान में न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में लगे हुए थे या परमाणु बॉम्ब बनाने की दिशा में जो काम कर रहे थे, ऐसे करीब करीब 2 से लेकर 6 साइंटिस्ट को भी इजराइल की तरफ से मारा गया है। और इसी के जवाब में ये ईरान की तरफ से कार्रवाई यहां पर की गई। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते दरअसल हुआ क्या है, इजराइल ने कैसे हमला किया था ईरान के इन टॉप कमांडर्स को मारकर, और अब नेतन्याहू को या इजराइल को कैसे ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जिसका डर था अब वही हो गया है। इजराइल और ईरान अब जंग के मैदान में कूद चुके हैं। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की है। इजराइल ने बम और ड्रोन बरसाए हैं जिसने ईरान में तबाही मचाकर रख दी। इजराइल के इस हमले में ईरान में 100 से अधिक लोग मारे गए। इनमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। उसके बाद इजराइल ने ईरान के बंदरगाह बुशहर पर भयंकर हमला किया, जिससे बंदरगाह में भीषण आग लग गई। दरअसल शुक्रवार सुबह 3:30 पर अचानक से पूरा ईरान दहल उठा। इजराइल की तरफ से ऐसी बमबारी हुई है कि पूरे ईरान में तहलका मच गया। इजराइल ने ईरान पर लड़ाकू विमानों के साथ 5 फेज में हमले किए। इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया। इजराइल के इन हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठी। तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी धमाके ही धमाके सुनाई पड़े। ईरान के खिलाफ इजराइल के हालिया हमले ने खामनेई के देश को दहला दिया। नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लॉयन नाम दिया है। ये न केवल एक सीधा हमला था, बल्कि इसके पीछे खुफिया रणनीति और तैयारी की लंबी पटकथा भी छिपी हुई थी। दरअसल इस ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी थी इजराइल की जानी-मानी खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने जमीन से लेकर आसमान तक हर एंगल से प्लानिंग कर ईरान की आंतरिक सुरक्षा को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि मोसाद ने शुक्रवार के हमले से पहले तस्करी के जरिए विस्फोटक ड्रोन और हथियार ईरान के भीतर भेजे। इनका इस्तेमाल ईरान के आंतरिक सैन्य ठिकानों और सुरक्षा नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसके लिए ईरान के भीतर एक सीक्रेट बेस तक तैयार किया गया था, जिसके बाद तेहरान के पास बने ईरानी सैन्य बेस को सबसे पहले टारगेट किया गया, जहां मिसाइल लॉन्चर्स तैनात थे। इन्हें ड्रोन की मदद से नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स के पास भी इजराइल ने गोपनीय तरीके से हथियार पहुंचाकर उन्हें निष्क्रिय किया। ऑपरेशन की सफलता के लिए मोसाद ने ईरान के भीतर वाहनों पर मोबाइल स्ट्राइक सिस्टम्स तैनात किए थे। और ये देखें तस्वीरें फिर से एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहले इजराइल की तरफ से हमला किया गया, राइजिंग लायन नाम दिया गया था, जो 24 घंटे पहले इजराइल की तरफ से हमला किया गया, जिसमें ईरान के 3 टॉप कमांडर्स मारे गए थे, 6 बड़े मिलिट्री ऑफिसर उसके मारे गए थे, साइंटिस्ट इसमें मारे गए थे जो ईरान के न्यूक्लियर ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस सबके बीच जो खबर आई वो ईरान के जवाबी हमले से जुड़ी हुई है। और ये तस्वीरें लगातार जो इस वक्त आप न्यूज 24 पर आप देख पा रहे हैं, ये ईरान के जवाबी हमले की कार्रवाई है। और इस हमले को ईरान ने नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस 3, क्योंकि इससे पहले 2024 में उसने ट्रू प्रॉमिस 1 के नाम से
जवाबी हमला किया था, जब उस वक्त में इजराइल ने पहला अटैक किया था ईरान को टारगेट करते हुए। बहरहाल बड़ी खबर है इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर, 150 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट करते हुए। इसमें तेल अवीव को टारगेट किया गया है और बताया यह भी जा रहा है कि दरअसल ईरान के टारगेट पर इजराइल का रक्षा मंत्रालय था, डिफेंस मिनिस्ट्री, और दावा ईरान की तरफ से जो किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से या आईडीएफ की तरफ से अभी नुकसान को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से दावा यही कि उसके इस जवाबी हमले में इजराइल के शहरों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव की जो बड़ी इमारतें हैं, कुछ बड़ी इमारतों को उसने हिट किया है और उसके जो टारगेट पर था वो इजराइल का रक्षा मंत्रालय था। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है ईरान और इजराइल में। भीषण युद्ध का आगाज इस वक्त होता हुआ और इस सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं यह भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि इससे पहले डिप्लोमैटिक लेवल पर ईरान को रोकने की कोशिश हो रही थी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से। מיירטים. 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 ساعت الان 3:37 ورودی فرحزاده پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने, ये दरअसल ईरान की जवाबी कार्रवाई है। हालांकि एक बार फिर से इजराइल की तरफ से दूसरे दिन लगातार ईरान को टारगेट करते हुए ईरान के जो परमाणु ठिकाने उन पर टारगेट करते हुए दोबारा से ये हमला किया गया है। जवाबी कार्रवाई कल के हमले में आज ईरान की तरफ से की गई थी। 150 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं और दावा ईरान की तरफ से यही किया गया, उसने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। हालांकि इससे पहले ही आपको याद होगा कल जब इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था, तो इस राइजिंग लायन को लॉन्च करने के बाद जो क्लेम करते हुए नेतन्याहू का इजराइल को संदेश सामने आया था, उसमें उन्होंने अपने लोगों से यानी इजरायली लोगों से कुछ दिनों के लिए कहा था उनका साथ देने के लिए कि तमाम लोग सेफ जगहों पर रहें, बंकरों में। सबके बीच ईरान ने यूएनएससी में आपातकालीन बैठक, बड़ी खबर, इजराइल और ईरान के बीच इस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं। यूएनएससी में इजराइल और ईरान संघर्ष पर बैठक शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। दूसरे दिन इजराइल की तरफ से फिर से अपने फाइटर जेट के जरिए हमला किया गया और एक बार फिर से दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर टारगेट किया। हालांकि जिस तरह से कल भी देखा गया था कि आम लोग उसके हमले में मारे गए थे, जिन इमारतों को उसने टारगेट किया था उसमें सिविलियंस भी मारे गए थे। इसको लेकर भी लगातार जिस तरह के हालात इस वक्त गरमाए हुए हैं दोनों देशों के बीच। एक तरफ नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि हम लंबा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब तक इजराइल का जो सामना होता आया है वो हमास से होता आया है गजा जैसे इलाके में, लेबनान में उसका सामना हिजबुल्लाह से होता आया है, कुछ वक्त में उसका सामना सीरिया में जब बशर अल असद वहां पर थे तब कुछ वक्त की कार्रवाई या कुछ ऑपरेशंस इजराइल ने वहां पर भी अंजाम दिए। लेकिन दूसरी तरफ ये पहला ऐसा मौका है जब किसी बड़े देश से जिसके पास की अपनी एक मिलिट्री ताकत है, जिसके पास अपना मिलिट्री फोर्स है, जिसके पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो ईरान है। ये पहला ऐसा मौका है जब किसी बड़े देश से इजराइल का सामना हो रहा है और ऐसे में दरअसल अब ये भीषण युद्ध
कितना और आगे जाएगा, इसको लेकर एक संशय, एक संकट, एक सवाल बरकरार है और इसीलिए यूएनएससी में आपातकालीन बैठक को लेकर खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और ये देखें, लगातार जो इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं कि कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल वहां पर रहा है। और ये तस्वीरें दिखाने को काफी है कि इजराइल और ईरान जिस तरह से इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं, लगातार 2 दिन हो चुके हैं या कहें 2 रातें हो चुकी हैं। ये दूसरी ऐसी रात थी या तड़के की सुबह थी जब दोनों ने एक दूसरे को हमला निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं। ईरान की तरफ से 150 मिसाइलें दागने को लेकर खबरें आ रही हैं और ईरान की तरफ से दावा यह भी कि उसने दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है। कुछ और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। हालांकि अभी इजराइल की तरफ से या इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमें इंतजार करना होगा कि वो किस तरह से अपने हुए नुकसान को लेकर सामने आते हैं। हालांकि अक्टूबर 2023 से जिस तरह के हालात बने हैं, हमास ने जब एक के बाद एक रॉकेट से हमला किया था तेल अवीव को टारगेट करते हुए, इजराइल को टारगेट करते हुए, उसके बाद से अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया है कि जब इजराइल की तरफ से सामने आकर ये कहा गया हो कि उसे कोई नुकसान पहुंचा है। इजराइल का रमतगन इलाका जो है वो कैसे तबाह हुआ ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल से, ये देखें तस्वीरें, ये और वहां पर उसके बाद कैसे आईडीएफ के लोग आए हैं रेस्क्यू के लिए। ये भी इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। ये ईरान का हमला है, ये ईरान का हमला है इजराइल पर, उस हमले के जवाब में जो राइजिंग लॉयन के नाम से इजराइल की तरफ से शुरुआत की गई थी, जिसमें ईरान के उसने टॉप मिलिट्री कमांडर्स को, ऑफिसर्स को मार गिराया, उसके साइंटिस्ट को उसने मार गिराया और उसके बाद ईरान की तरफ से सख्त और रिटेलिएशन की बात कही गई थी। और ये रिटेलिएशन 24 घंटे के अंदर नजर भी आया जब तड़के सुबह ये हमला ईरान की तरफ से किया गया, टारगेट करते हुए ड्रोन्स उसकी तरफ से उड़ाए गए थे। कल ही हमने आपको बता दिया था, लेकिन सुबह उसकी ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं इजराइल को टारगेट करते हुए, इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट करते हुए। और ईरान की इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स में तबाह हुए इजराइल की ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि ये जो शुरू हुई है लड़ाई, ये जो जंग शुरू हुई है इजराइल और ईरान के बीच में, अब इसको लेकर यूएन भी फिक्रमंद नजर आ रहा है और साथ ही वो लोग भी जो कि युद्ध में नहीं जाना चाहते। 2 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर, इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले की। तो इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध की ये तस्वीरें, बैलिस्टिक मिसाइल से इस बार हमला किया गया। हालांकि ये भी आपको बताते चले कि ईरान की इस जवाबी कार्रवाई के बीच ही इजराइल ने दूसरे दिन फिर से अटैक किया है और इजराइल की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि उसने एक बार फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। तो इस बार दोनों तरफ से ये हमले हुए हैं। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं वो दरअसल इजराइल पर ईरान के हमले से जुड़ी हुई है, जो तड़के सुबह या फिर कहें कि देर रात ये जो हमला हुआ है ये उसकी तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बताने को काफी है कि दरअसल इस वक्त हो क्या रहा है, ईरान ने किस तरह से अटैक यहां पर किया है इजराइल पर। बड़ी खबर के जरिए, बड़ी 3 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे हमले को समझ सकते हैं, इस पूरे हमले को आप समझ सकते हैं कि दरअसल इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में हो क्या रहा है। हालांकि इजराइल के अटैक के साथ ही तमाम जो एयर स्पेस हैं ईरान और इराक के, वो कल से ही खाली कर दिए गए थे ताकि कोई नुकसान। और सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है ईरान की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने, चूंकि राइजिंग लॉयन लॉन्च किया था, ये ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया ईरान की तरफ से। तेहरान में एयर डिफेंस इजरायली मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रही है और चूंकि इजराइल की तरफ से एक बार फिर से अपने जेट भेजकर हमला करने की कोशिश हुई थी, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी। 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि एक साथ 150 मिसाइलों को दागा गया है और एयर डिफेंस से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। ये
कई इजरायली युद्धक विमानों को भी निशाना बनाने की खबरें हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से दावा यह था कि 100 से ज्यादा जेट्स उसने इस्तेमाल किए हैं ईरान को टारगेट करने के लिए। सबके बीच ईरानी हमले से यरूशलेम और कई जगहों पर सायरन बजे। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ईरान की तरफ से किया गया था, ड्रोन भी उसकी तरफ से वहां पर भेजे गए थे। और ईरान की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया वो ये कि इस्फहान से 150 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को टारगेट करते हुए ईरान की तरफ से दागी गई हैं और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो टारगेट हुआ है वो तेल अवीव पर किया गया है और साथ ही यरूशलेम को भी इस बार ईरान ने अपने निशाने पर रखा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते हुए। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, रक्षा मंत्रालय जो है इजराइल का, उस पर भी निशाना लगाते हुए उसे भी टारगेट करते हुए ईरान का यह हमला है। तो आप समझ सकते हैं अब ये वो तस्वीरें जब ईरान की तरफ से हमला किया गया था इजराइल पर, तो ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। ये रमतगन की तस्वीरें हैं। ये इजराइल का ही एक इलाका है, एक शहर है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस बार ईरान ने टारगेट किया है। और अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दो तस्वीरें इजराइल पर हुए ईरान के हमले को बता रही हैं कि दरअसल इजराइल में इस वक्त हालात किस कदर संकट में हैं। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इस हमले में इजराइल को, इसको लेकर अलग अलग दावे जरूर हैं, लेकिन ये हमला एक्सपेक्टेड था। ये हमला पहले से तय था, इसलिए क्योंकि जिस तरह से राइजिंग लॉयन के नाम से इजराइल ने अटैक किया ईरान पर और ये दावा किया कि उसने ईरान के टॉप कमांडर्स को मार गिराया, उसने ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उन्हें मार गिराया, उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। उसके बाद ईरान की तरफ से इस जवाबी कार्रवाई का अंदेशा पहले से ही तय था। इजराइल पर रमतगन की तस्वीरें, इजराइल के रमतगन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक बार फिर से न सिर्फ रमतगन बल्कि इजराइल के तेल अवीव की जिस तरह की तस्वीरें हैं वो दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इजरायली आसमान पर कैसे बैलिस्टिक मिसाइल एक के बाद एक नजर आती हैं और ये अलग अलग जगहों पर हिट करती हैं। रमतगन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक बड़ी इमारत को टारगेट किया है मिसाइल ने और उसके बाद वहां जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसके बाद आईडीएफ की टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू में वहां पर लगी हुई है। पहले से ही ये तय था और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है वो चुप नहीं बैठेगा। और राष्ट्रपति ईरान के महमूद पेजेश्कियान, उन्होंने बड़ी चेतावनी कल ही दे दी थी कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और जिस तरह से उसने हमला किया है ईरान पर, उसके टॉप कमांडर्स को यहाँ पर मारा है, तो ऐसे में ईरान चुप नहीं बैठेगा और जवाबी हमला जरूर करेगा। और ये उसी जवाबी हमले की तस्वीरें और जवाबी हमले से इजराइल को हुए नुकसान की तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अटैक किया गया है और अलग अलग जगहों से नुकसान की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये इजराइल के रमतगन में जो एक बड़ी इमारत थी उसको नुकसान की ये खबरें हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया है, जिस तरह से उसके न्यूक्लियर साइट को अटैक किया गया,
उसके टॉप कमांडर्स को मारा गया। ये सीधे तौर पर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। इसे इस अंदाज में लिया गया था कि जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल ने की है ईरान को, इसका जवाब उसे देना होगा, इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। और ईरान की तरफ से दर्जनों मिसाइल्स दागी गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई इजराइल को टारगेट करते हुए। ये शुक्रवार की रात या कहें हम कि आज की तड़के सुबह का ये पूरा रिटेलिएशन है। करीब 60 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल में अलग अलग इलाकों से कुछ लोगों की मौत की भी यहाँ पर खबरें हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय को टारगेट करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और ये जो अटैक है, ये जो हमला है ईरान की तरफ से किया गया इजराइल पर, अब इसके जवाब में इजराइल क्या करेगा ये देखना होगा। और लगातार जिस तरह से दोनों तरफ से ये हमले हो रहे हैं, लगातार जिस तरह से दोनों तरफ से ये हमले हो रहे हैं, तो क्या अब आगे क्या एक्शन होगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर जरूर बना हुआ है। ये लेकिन ये देखें, लोग सड़कों पर हैं, लोग सड़कों पर हैं और लोगों के सड़कों पर उतरने के साथ ही जो अलग अलग तस्वीरें भी आ रही हैं वो अपने आप में चौंका देने वाली है, डरा देने वाली है। क्योंकि आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये देखें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें एक के बाद एक कैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के आसमान में नजर आ रही हैं। और उसके बाद चंद सेकंड के भीतर कैसे इन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर हिट किया है। हालांकि कुछ मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है इजराइल की तरफ से। उसने अपना डिफेंस सिस्टम वहाँ पर एक्टिवेट कर रखा था। और ये देखें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर इस वक्त आपके सामने। ये इजराइल का आसमान है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स नजर आ रही हैं। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान ने हमला किया है। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो टॉप ईरानियन सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि एक और ईरान विल सून इंटेंसिफाई इट्स अटैक्स ऑन इजराइल। ये साफ उसकी तरफ से यहाँ पर किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरअसल अब ये जंग का जो मोर्चा खुला है वो इतनी आसानी से अब रुकने वाला नहीं है। अब इसका असर पूरे दुनिया पर किस तरह से होगा वो इस संकट से भी समझा जा सकता है कि जो ऑयल प्राइजेस हैं उस पर ज़ाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा। अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है, ख़ास तौर पर ईरान जैसा एक बड़ा देश अगर युद्ध में जाता है इजराइल के साथ, तो वहाँ पर इसके आगे किस तरह से इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसका असर हो सकता है, वो भी यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 24 पर, ये रात की तस्वीरें हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से अटैक को लॉन्च किया गया था। और ईरान की तरफ से हुए इस अटैक में टारगेट किया गया था इजराइल के तेल अवीव को और उसके बड़े प्रमुख शहरों को। और ये देखें, ये तस्वीरें, ये देखें एक बार फिर से, ये इजराइल का आसमान है। इजराइल के आसमान को आप देख सकते हैं, ये इजराइल का आसमान है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स नजर आ रही हैं इस आसमान में। ये दृश्य बेहद भीषण युद्ध का ये दृश्य, ये लगातार जो हमले देख रहे हैं आप, ये ईरान की तरफ से हुई वो रिटेलिएशन एक्शन है, वो कार्रवाई है जो कि इजरायली हमले के जवाब में ईरान की तरफ से किया गया। दर्जनों मिसाइल्स जो कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उसने इजराइल के आसमान में एक के बाद एक ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स नजर आ रही है। देखें, कुछ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश आसमान में की गई, लेकिन बहुत सी मिसाइल्स ने हिट किया इजराइल को, जमीन पर आकर उसकी इमारतों को निशाना बनाया गया।
ये इजराइल का आसमान है, ये इजराइल का आसमान है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस इजराइल के आसमान में नजर आ रही है ईरान की तरफ से टारगेट की गई, ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिससे ईरान का ये आसमान नजर आ रहा है। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप समझ भी सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त लगातार आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन बहुत सी मिसाइल्स वो इस डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कई इमारतों को इसने टारगेट किया है। और ये जो दूसरी तस्वीर अब आपके सामने है, ये बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में नुकसान की तस्वीरें हैं, जहां पर कई इमारतों को इसने नुकसान पहुंचाया है। सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो लोग थे, जो इमारत थी, वो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। और इस अटैक के फौरन बाद वहां पर IDF की टीम वहां पर पहुंची लोगों का रेस्क्यू करने के लिए और इस नुकसान का जायजा लेने के लिए। ये दो तस्वीरें बताने को काफ़ी है कि दरअसल ईरान और इजराइल अब पूरी तरह से युद्ध में जा चुके हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं जब इजराइल की तरफ से राइजिंग लॉयन लॉन्च किया गया था और इस राइजिंग लॉयन के बाद लॉन्च किया गया ईरान की तरफ से ट्रू प्रॉमिस 3। जी हाँ, ये ट्रू प्रॉमिस 3 इसलिए क्योंकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से जो वादा किया गया था वो अलग अलग वक्त में 2024 में हमने देखा था, जब अप्रैल 2024 में एक बड़ा हमला किया गया था ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट करते हुए, क्योंकि ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल की तरफ से भी थी। इसके बाद दूसरा हमला उस वक्त में जब हसन नसरुल्लाह को मारा गया था, हिजबुल्लाह के चीफ को, उस वक्त उसके बाद फिर ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइल्स हिट की गई थी, जिसमें तेल अवीव से लेकर बाकी जो ईरान का जहां पर इजराइल का जहां पर मिलिट्री बेस है ईरान की तरफ से उसको टारगेट करने की कोशिश हुई थी। और ये जो बीती रात हमला ईरान की तरफ से किया गया है इजराइल को टारगेट करते हुए, ये तीसरा बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है और ईरान ने इसे नाम ट्रू प्रॉमिस 3 दिया है। ट्रू प्रॉमिस 3 ये और अब दरअसल आप समझिए इस पूरे पिछले 24 से लेकर 36 घंटे में किस तरह के हालात बदले हैं, क्योंकि एक तरफ डिप्लोमेटिक चैनल से अमेरिका से बात हो रही थी, लगातार इस बात को लेकर अमेरिका दबाव बना रहा था ईरान पर कि वो जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे पूरी तरह से रोक दे और संधि कर ले, समझौता कर ले। लेकिन ईरान इसको लेकर पूरी तरह से राजी नहीं था। इस सब के बीच इजराइल की तरफ से अटैक किया गया था एक दिन पहले और इजराइल के इस अटैक में ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए थे, जिसमें IRGC के चीफ थे, जिसमें उसकी जो अलग अलग ब्रिगेड हैं उसमें खातिमिन नबीन, खातिमिन अंबिया की जो एक टीम के जो चीफ थे वो इसमें यहाँ पर मारे गए थे। और इजराइल की जो आर्म्ड फोर्स है उसके चीफ यहाँ पर मारे गए थे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, इजराइल और ईरान इस वक्त भीषण युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं। इससे इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि राइजिंग लॉयन के नाम से इजराइल ने जो अटैक ईरान पर किया, अब ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इजराइल को टारगेट करते हुए दागी हैं। फिलहाल किस तरह की अपडेट्स इजराइल से आपके पास हैं? देखिए, तेल अवीव में और जेरूसलम में ये दोनों शहर कहा यही जा सकता है कि सबसे प्रमुख शहर हैं इजराइल के और इन दोनों में व्यापक असर देखा जा रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि बड़ा ही सुदृढ़ आयरन डोम रक्षा करता है तेल अवीव की और कोई भी मिसाइल आती है तो उसे इंटरसेप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ईरान के द्वारा जो हमला लॉन्च किया गया है उसमें 100% सही नहीं हुआ और तेल अवीव की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से बमबारी करने में, वहां की इमारतों पर मिसाइल अटैक करने में, क्रूज मिसाइल दागने में जेरूसलम में सफलता हासिल की है ईरान ने। और ये तब हुआ है जबकि इजराइल को बेहतर पता था कि एक काउंटर रिएक्शन होने वाला है। उन्हें पता था जैसे ही उन्होंने हमला लॉन्च किया था
राइजिंग लायन का, उसके बाद जवाबी कार्रवाई होगी और बड़े तफसील से इंतजार करके ईरान ने इस हमले को लॉन्च किया है। आपने जैसा बताया उनके शीर्ष कमांडर मारे गए थे और वहाँ के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने पहले उन मारे गए मिलिट्री लीडर्स की जगह नए लीडर्स की नियुक्ति की और उसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया और फिर देश को संबोधित करने के बाद फिर जंग का ऐलान हुआ और इसीलिए कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि अचानक से कुछ हुआ है और हम कह सकते हैं कि पहली दफा इतना जबरदस्त तेल अवीव या यरूशलेम ने हमला देखा होगा। जी, अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं संजीव। इजराइल का आसमान ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल से घिरा हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो न्यूट्रलाइज हो गई इजराइल के डिफेंस सिस्टम से, लेकिन बाकी ने जो टारगेट किया है वो बड़ा नुकसान दिखाता है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और ईरान की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि उसने दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है। या देखिए, ये कोशिश की गई ईरान के द्वारा कि वो इमारतों को, इंस्टॉलेशंस को टारगेट करे, क्योंकि पहले से क्योंकि इजराइल को ये अंदाजा था तो उनके लोग जो हैं वो बंकर्स में जा चुके हैं। कल जेरूसलम और तेल अवीव के आसमान में रात से ही सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही थी और इस बात की तैयारी थी कि कैसे अपने आप को बचाना है इन हमलों से। इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान आखिरकार अपने आप में एक मजबूत देश है और उसके द्वारा हमला किया जाना इस बात को सुनिश्चित करता है कि डैमेज होगा। रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया है और अभी डिटेल्स आनी बाकी है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको खास तौर पर टारगेट किया गया है। जान माल की हानि कितनी हुई है इसकी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन ये तय है कि इसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से क्या होती है वो देखना होगा। और ऐसे में एक चिंता के बादल पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। कल रात यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई है और यूनाइटेड नेशंस की बैठक में दोनों तरफ जो हॉस्टिलिटीज हैं उसे शांत कर बातचीत के जरिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करने का आह्वान किया गया है। लेकिन आप जानते हैं मकसूद, आजकल यूनाइटेड नेशंस बहुत ज्यादा प्रभावी किसी भी मामले में नहीं हो पा रहा है। जी, वो नजर भी आ रहा है, चाहे वो गजा में राहत सामग्री पहुंचाने का मामला हो, वहां पर भी उसके हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उस मामले में भी इजराइल लगातार अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर अमेरिका की बैकिंग उसके साथ है और अमेरिका अगर उसके साथ है तो फिर उसके साथ खड़ा हुआ नाटो नजर आ रहा है। इसमें बड़े देश हैं यूके, बड़े देश हैं फ्रांस, ये सब उसके साथ खड़े हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस पूरी लड़ाई में ईरान अकेला है? क्या इस पूरी लड़ाई में ईरान सिर्फ अकेला लड़ रहा है या फिर जिस तरह से रशिया उसके साथ खड़े होने का दावा करता है, चीन उसके साथ खड़ा होने का दावा करता है, ये दो बड़ी शक्तियां हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान खुद रशिया खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। चीन अभी जंग में जाना नहीं चाहता है, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट देने की वो कोशिश कर रहा है। क्या ये लड़ाई ईरान को अकेले इजराइल, अमेरिका, नाटो के खिलाफ लड़नी होगी? यही सिलसिला आपके सवाल का जो है वो इस बात को लेकर है कि क्या मसला ये सीधे सीधे विश्व युद्ध की तरफ जाता है, क्योंकि आप जिन देशों का नाम ले रहे हैं जाहिर है अगर वो ईरान की तरफ से खड़े हो जाते हैं तो फिर ये सुपर पावर्स राइवलरी की बात हो जाएगी। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि इजराइल और ईरान की लड़ाई है, लेकिन ये एकदम सटीक है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। लेकिन मार्को रूबियो की बात आपने सुनी होगी, जब हमला हुआ था और इजराइल ने जब हमला किया था राइजिंग लायन के तहत ईरान पर, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा लेना देना नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। ऑफिशियली इस बात को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लेकिन ऑफिशियली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे वरना और ज्यादा उसके हाल खराब होंगे, और ज्यादा उस पर अटैक होंगे, वो तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। उनका एक पोस्ट आप देख सकते हैं, उनके बयान को आप देख सकते हैं। पर उन्होंने इस बात को कहा कि अभी भी समय है कि ईरान मान जाए और वो तो ये सीधे तौर पर धमकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस कारण से ऐसा लगता है कि ईरान के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो गए हैं। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तैयार नहीं। 60 दिनों का समय दिया गया था और
यूरेनियम को एनरिच करने की उनकी जो कोशिश है वो उन्हें बॉम्ब की तरफ लेके जा रही है। एक न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर चुका है ईरान। इस बात को लेकर के अमेरिका नहीं चाहता है कि वो एक ऐसे राष्ट्र को उभरने दे जो कि एक बॉम्ब बनाकर तैयार है, न्यूक्लियर बॉम्ब। लिहाजा ये अपने आप में युद्ध की तरफ जाता है। पर आपका प्रश्न अब जब ये है कि क्या चीन सीधे खड़ा होगा, रूस कितना खड़ा हो पाएगा, ये तो स्पष्ट है क्योंकि इस बात को सब जानते हैं कि वो अपने आप युद्ध में शामिल है। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन के ही बुलावे पर कल यूनाइटेड नेशन की बैठक बुलाई गई थी। ईरान चाहता था कि बैठक बुलाया जाए, लेकिन कोई सिक्योरिटी काउंसिल में से भी किसी को ये कहना पड़ता है और चीन ने ही ये कहा था। तो चीन कहाँ खड़ा है, किसकी तरफ खड़ा है, ये तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन वही एक यक्ष प्रश्न यहाँ पर मकसूद है कि क्या वो हथियार उठा करके ईरान के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के मुकाबिल या इजराइल के मुकाबिल अगर कोई आज की तारीख में ईरान में सबसे बड़ा मददगार हो सकता है तो वो चीन हो सकता है, रूस हो सकता है। तो क्या हथियार खड़े लेकर के खड़े हो जाएंगे ये देश, या फिर ये जुबानी जमा खर्च ही चलता रहेगा, यूनाइटेड नेशन की बैठकें ही बुलाई जाती रहेंगी, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा ये भी है कि देखिए पहला धमाका किया गया इजराइल की तरफ से, दूसरा धमाका कर दिया गया ईरान की तरफ से। मामला फिलहाल इस वक्त बराबरी पर है। वर्ल्ड कम्युनिटी बहुत ज्यादा चिंतित है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जबरदस्त विश्व युद्ध की तरफ ले जाए ये लड़ाई। लिहाजा दुनिया के देश इस बात को लेकर कोशिशों में हैं कि किसी तरह से इसे रोका जाए, इस लड़ाई को आगे बढ़ने न दिया जाए। हमें देखना पड़ेगा, आज का दिन बड़ा क्रूशियल है कि इजराइल को क्या दोबारा हमला करने की जरूरत पड़ती है या फिर कहीं न कहीं कोई बीच का रास्ता निकलता नजर आता है। मकसूद, क्या आपको नजर आ रहा है कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि अब सवाल दरअसल ईरान के उन तमाम बड़े नेताओं को लेकर हैं जो कि अब तक प्रॉमिस करते रहे हैं। बहरहाल आप बने रहिएगा, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे संजीव और अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखें, कितना बड़ा धमाका, कितना बड़ा एक्सप्लोजन। ये इस धमाके की आवाज को और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। इतना बड़ा धमाका, ये धमाका हुआ है। तेल अवीव की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये ईरान का हमला है इजराइल पर और इस हमले ने ये साफ कर दिया है कि ट्रू प्रॉमिस 3 जो उसका, और ये भयानक तस्वीरें इसलिए भी हैं क्योंकि इस धमाके को न सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि इन तस्वीरों को देखकर महसूस भी किया जा सकता है कि दरअसल कितना बड़ा ये हमला है कि बहुत ऊपर तक और बहुत दूर से ही इसको देखा जा सकता है। पहले आसमान में बहुत सी बैलिस्टिक मिसाइल नजर आती हैं और उसके बाद एक जगह को टारगेट करते हुए ये मिसाइल वहां पर पहुंचती है। बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान की तरफ से दागी गई थी और एक बड़े इलाके में ये धमाका होता है और उसके बाद कुछ देर की खामोशी और लगातार सायरन वहां पर बज रहे हैं। और ये सायरन इजराइल में इसलिए भी बजते हैं क्योंकि एक सिस्टम वहां पर ऐसा है कि जब भी कोई हवा में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नजर आता है जिससे खतरे की आशंका हो, फौरन वहां पर वो एक्टिवेट हो जाता है सायरन और अलार्म वहां पर और मैसेजेस आने लगते हैं मोबाइल्स पर। तो ये आसमान जो है वो इजराइल का है और ये आसमान और ये तस्वीरें बताने को काफ़ी हैं कि, और सवाल इसी को लेकर क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध इसी मुहाने पर आकर रुक सकता है। इस बात का अंदेशा बहुत पहले से लगाया जा रहा था क्योंकि इजराइल और ईरान अपने आप में दोनों मजबूत देश हैं, बड़े देश हैं। अब तक इजराइल ने जितने भी देशों पर हमले किए हैं वो या तो फलस्तीन और गजा के इलाके में हमास से लड़ाई हो या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका मोर्चा हो, यमन में हूती से उसकी लड़ाई हो या फिर सीरिया में उसकी लड़ाई हो। लेकिन पहली बार इजराइल का सामना एक बड़े देश से हो रहा है जिसके पास अपनी एक बड़ी फौज है, जिसके पास अपने बड़े हथियार हैं, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसके पास एक बड़ी आर्मी है। और ये बड़ा देश ईरान है जो कि लंबे वक्त से इस बात की तैयारी भी कर रहा था, जो कि उसके बड़े नेताओं के भाषण में भी, उनके बयानों में भी नजर आता था कि वो इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये उस वक्त नजर भी आया जब इन तीन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, जो दूसरी तस्वीर आप इस वक्त न्यूज़ 24 पर देख पा रहे हैं, क्योंकि कल इजराइल ने अपने हमले में ईरान के इन 3 बड़े कमांडर्स को मार गिराया था, जिसमें उसके साइंटिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें उसके वो
IRGC के चीफ हों या फिर उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों या फिर उसके एक और जो अलग से एक ब्रिगेड है उसकी खातिमिन अंबिया वो ये तमाम वो अलग अलग ब्रिगेड के चीफ को जब इजराइल की तरफ से हमला करके मार गिराया था, तब उसके बाद ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया था। खामनेई का एक रिकॉर्डेड संदेश ईरान की जनता के बीच आया था और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं महमूद पेजेश्कियन, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि इस बार इजराइल ने उस बहुत बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है। और जो बड़ा नुकसान उसने पहुंचाया था उसमें न सिर्फ उसके बड़े आर्मी चीफ मार गिराए गए थे, बल्कि उसके साइंटिस्ट को भी मार गिराया था। 6 परमाणु वैज्ञानिक कल के इजराइल के हमले में मारे गए थे, जिनमें डॉक्टर फरीदून अब्बासी से लेकर मोहम्मद मेहदी तेहरानची थे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े इन साइंटिस्टों की मौत से ही नहीं, बल्कि उसके 4 बड़े टॉप जनरल्स के मौत के बाद हुआ था। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए। संजीव, जो अब तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं वो बताने को काफी है कि ये अटैक जो ईरान की तरफ से किया गया इजराइल पर, वो कितना बड़ा और जबरदस्त अटैक है, जिसमें एक तरफ इजराइल का आसमान बैलिस्टिक मिसाइल से लदा नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ब्लास्ट की वो तस्वीरें हैं जो कि भीषण हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के एक फाइटर जेट को भी मार गिराया और पैराशूट से अपनी जान बचाकर निकलता हुआ पायलट दिख रहा है। और आप ये समझिए कि इस तरह का भीषण संघर्ष अभी तक कम से कम आपको इजराइल के सामने पेश नहीं आया होगा, क्योंकि इजराइल ने अभी तक जितने भी युद्ध किए हैं वो या तो आतंकी संगठन जैसे हमास हो या हुतीज हो या हिजबुल्लाह हो या फिर ऐसे संगठनों से किए हैं, ऐसे आतंकवादी संगठनों से जो कि प्रॉक्सी के तौर पर पीछे से उनके खड़े होता था, खास तौर पर ईरान, क्योंकि ईरान के ही समर्थित संगठन माने जाते हैं ये तमाम, हिजबुल्लाह हो या हुतीज हो या फिर हमास हो। लेकिन ये जो अटैक है जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, ये दरअसल 2 देशों की लड़ाई है और इसी कारण से आपको इतना भीषण ये दिखाई पड़ रहा है और इसके और ज्यादा भीषण हो जाने की संभावना है अगर इसे रोका नहीं गया। और खास तौर पर ईरान और इजराइल बहुत दिनों से इस युद्ध की तैयारी में थे। आपने अगर देखा हो तमाम बयान जो हाल के दिनों में आए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट था कि ये मामला युद्ध की तरफ जा रहा है और अगर इसे नहीं रोका जा सकता है तो फिर ये संभावना बनती है कि बड़े देश दुनिया के लामबंद एक दूसरे के खिलाफ होंगे और ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा। इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है मकसूद। और लगातार जो ईरानी न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसकी तस्वीरें और उसके दावों को हम देखें तो लगातार उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार इजराइल को ये समझ में आ जाएगा कि ईरान को इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। ईरान गजा का इलाका नहीं है जिसे इजराइल के हमलों में पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा। ईरान लेबनान का वो इलाका नहीं है जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव था और नसरुल्लाह से लेकर तमाम लोगों को उसने वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया हमला करने के बाद। ईरान कोई यमन भी नहीं है और ईरान कोई सीरिया भी नहीं है। ईरान कितना मजबूत है इसका जवाब वो अब देकर रहेगा, क्योंकि वो चाहे वो खामनेई के उस संदेश में हो जिसमें वो जवाब देने की बात कर रहे हैं, ट्रू प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, या चाहे वो ईरानी राष्ट्रपति का सख्त लहजे में दिया गया बयान हो, ये नजर आ रहा है कि ये क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। यूएनएससी भले ही मीटिंग कर रहा हो, उसके हाथ में अब बचा क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो आपने देखा इससे छोटी छोटी लड़ाइयां हुई हैं, उसमें भी बहुत प्रभावी साबित नहीं हुआ है। अभी तक जिस तरह से दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं वो भी अपने आप में लगातार जारी हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट की बात हो, हमास और इजराइल की, या फिर आप जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। लिहाजा यूनाइटेड नेशंस तो एक ऐसा शेर हो चुका है जिसके खुद के दांत टूट गए हैं, लिहाजा उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती।
है। लेकिन इस बात को तय मानिए कि दो देश जब भिड़ते हैं तो फिर दोनों देशों का नुकसान होता है। और काउंटर अटैक ये सुना जा रहा है कि तेल अवीव की तरफ से अब ईरान पर भी शुरू हो गया है, और वो जाहिर है कमोवेश इस बात को होना ही था। तो पहले लड़ाई लॉन्च की गई इजराइल की तरफ से, तो उसके बाद जवाब जबरदस्त तरीके से ईरान की तरफ से दिया गया है। अब फिर से एक लॉन्च किया जाएगा इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और ये सिलसिला चलता रहेगा। पर इस सिलसिले को रोकने के लिए क्या कोई ऐसा प्रभावी समुदाय हमारे पास आज की तारीख में है? और इसका जवाब फिलहाल तो कम से कम नाम में नजर आता है। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई संगठन जिसका दोनों पक्ष एहतराम करते हो, दोनों पक्ष उनकी बात मानते हो, ऐसा लगता नहीं सामने है। और अगर ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है तो ईरान और इजराइल की लीडरशिप लगातार इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा सक्रिय रही है कि उन्हें पता है कि क्या अंजाम होना है। लेकिन कल आपने देखा होगा ईरान की सड़कों पर जिस तरह से लोग निकल आए थे, और उन्होंने इस बात के लिए कहीं प्रेशराइज किया एक तरह से अपनी लीडरशिप को कि आप क्यों नहीं हमला करते हैं, क्योंकि ये हमला जो हम पर हुआ है इसका जवाब दिया जाना है। और शायद उसी का नतीजा था कि शाम में वहाँ के सुप्रीम लीडर अल खामेनी ने पहले देश को संबोधित किया, और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए यहाँ जनता भी अपने आप में पा रही है युद्ध में शामिल खुद को। कहा यही जा सकता है कि जब इस तरह का सिलसिला आ जाता है मकसूद, तो उसके बाद युद्ध के ज्यादा दिन और ज्यादा बढ़ने के ही आसार होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी आज लगातार। हालांकि कोई न कोई बीच का रास्ता कैसे निकले, इस बारे में कोशिशें बैक चैनल नेगोशिएशन हमेशा जारी रहती हैं। और आजकल तो ये भी देखा गया है कि एक एक राउंड आप दोनों कर ले और उसके बाद शांत हो जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा ईरान और इजराइल के मामले में, क्योंकि ये दोनों देश लगातार लेकिन ईरान की तरफ से ये साफ किया जा रहा है, जनरल वाहिदी का बयान सामने आया है कि जब तक जरूरत होगी तब तक ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जारी रहेगा, क्योंकि आज फिर इजराइल की तरफ से ताजा अटैक्स किए गए हैं ईरान को टारगेट करते हुए। देखिए इस तरह की बातों को कहे जाने का मतलब ही है कि कोई हम हमेशा के लिए युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं। हमने अपने पॉइंट को प्रूव किया है और हम अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ जारी रहेंगे। हमारे साथ जो हमला किया गया है इजराइल के द्वारा, उसका जवाब हमने दे दिया है। लक्ष्य यहाँ पर ईरान का ये है मकसूद कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखे। ये जरूर है कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे उसको ध्वस्त कर दिया गया है। नानात्स में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे और वहाँ पर जो अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन को ध्वस्त किया गया है और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है। उसके बाद से आप जानते हैं उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे हो गया है। जाहिर है इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल क्या रिटेलिएट करता है, या फिर वो इस बात को मानकर चल रहा है कि उसका काम हो गया है। ईरान भी क्या युद्ध को आगे ले जाएगा या फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ले जाएगा? ये तमाम प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको आज दिन भर में दिखाई पड़ते रहेंगे। जी बने रहेगा संजीव, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। और ये दो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, पहली तस्वीर इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद की तस्वीर आपके, और ये देखें कैसे मिसाइल से एक के बाद एक टारगेट यहां पर कर रही हैं। और ये इजराइल की तस्वीरें हैं, ये इजराइल की तस्वीरें हैं, ये इजराइल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और अब आपको दिखाते हैं इससे पहले जब इजराइल ने अटैक किया था राइजिंग लॉयन के नाम से ईरान पर, तो ईरान को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। उसके 4 टॉप कमांडर्स मारे गए थे और उन 3 के बारे में डिटेल हम आपको देते थे। सबसे पहले IRGC के जो चीफ हैं वो न सिर्फ मारे गए थे बल्कि इजरायली हमले में ईरानी जो ऑफिसर मारे गए उनको समझिए। अल शमखानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार, सुप्रीम लीडर कौन? आयतुल्लाह खामनेई। और हुसैन सलामी IRGC के कमांडर इन चीफ, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ये चीफ थे। हुसैन सलामी तीसरी बड़ी पोजीशन ये रखते थे। गोलम अली रशीद ये भी एक बड़े कमांडर थे, बड़ी पोजीशन पर थे। ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया था इजराइल ने अपने हमले में। और न सिर्फ ये बल्कि डॉक्टर मोहम्मद मेहदी ये साइंटिस्ट हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। डॉक्टर फरीदून अब्बासी दवानी ये भी साइंटिस्ट थे। 6 साइंटिस्ट इजराइल ने ईरान के मार गिराए, उनका नुकसान हुआ है इजराइल को, ईरान को, जो कि इजराइल के अटैक में मारे गए हैं। ये एक बड़ा नुकसान था, लिहाजा यही साफ किया गया था ईरान की तरफ से कि इसका जवाब तो इजराइल को देना ही होगा। और इन तस्वीरों में ईरान का वो जवाब और
ट्रू प्रॉमिस 3 नजर आ रहा है कि कैसे जो पूरा आसमान है इजराइल का, तेल अवीव से लेकर रमतगन का, ये पूरा धुआं धुआं नजर आ रहा है। हर दूसरी तीसरी इमारत में इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गहरा काला धुआं वहां से उठता हुआ नजर आ रहा है। और इन दो तस्वीरों में समझने की कोशिश कीजिए कि जो दूर, ये तस्वीरें देखें, बैलिस्टिक मिसाइल ने जब हिट किया तो वहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा, खासा नुकसान इजराइल को यहां पर पहुंचा है। एक के बाद एक लगातार ये जो कैप्चर हुई है तस्वीरें, आसमान से गिरती बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अलग अलग जगहों पर हिट कर रही हैं, कुछ तो न्यूट्रलाइज हो गई लेकिन ज्यादातर ने हिट किया है। तो आप नुकसान को लेकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तो यहां पर इस तस्वीर में नजर आ रहा है जो दूर से कैप्चर की गई है। और इस भीषण धमाके को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो दूसरी तस्वीर में आपको ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है बैलिस्टिक मिसाइल के हिट करने के बाद, कि कितना बड़ा नुकसान इजराइल को यहां पर हुआ होगा। और रमतगन की ये जो तस्वीर आपके सामने है इस वक्त, पहली तस्वीर, उसमें IDF के तमाम उन लोगों का आप देख सकते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों को, जो कि इस अटैक के बाद वहां पर ग्राउंड पर नजर आए और लोगों का रेस्क्यू करने की वहां पर कोशिश हुई। हालांकि इससे पहले ही नेतन्याहू की तरफ से सपोर्ट मांगा गया था अगले कुछ दिनों का, क्योंकि जो राइजिंग लॉयन के नाम से उसने इजराइल ने ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके बाद ये तय था कि ईरान इसके जवाब में कोई कार्रवाई जरूर करेगा। और इसी कार्रवाई के अंदेशे के चलते, इसी रिटेलिएशन के मद्देनजर तमाम एहतियात इजराइल की तरफ से बरते जा रहे थे। लोगों को सेफ जोन में रहने की बातें कही गई थी। लेकिन इस बार चूंकि पिछली बार ईरान की तरफ से जो हमला हुआ था, ट्रू प्रॉमिस 3, जो उसने अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था हमला, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी था और ड्रोन का भी। ठीक है, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। तेल अवीव में इजरायली हेडक्वार्टर जो रक्षा मंत्रालय है उस पर हमला ईरान का, और ये दावा लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि तेल अवीव में जो इजरायली रक्षा मंत्रालय है इस पर उसने हिट किया है, इससे उसने टारगेट किया है। और अब इससे जुड़ी ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, जिसको लेकर ईरान लगातार दावा कर रहा था कि उसने इस बार इजराइल का जो रक्षा मंत्रालय है जो तेल अवीव में मौजूद है उस पर टारगेट किया है। और ये जो तस्वीरें दो इस वक्त आपके सामने हैं वो साफ बता रही हैं, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि दरअसल ये हमला कितना भयानक, कितना भयावह, कितना भीषण ये हमला है। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, इजरायली रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है ईरान ने। यहाँ देखिए, ये समर्थन जो उसे चीन से मिल रहा है उसने ईरान की सेना को काफी मजबूत कर दिया है। और इस बात को भली भांति इजराइल जानता है कि अगर एक्शन मोड में ईरान की आर्मी आएगी तो उन्हें नुकसान होगा, और उसी नुकसान को रक्षा मंत्रालय के के हिस्से को ध्वस्त होने में या फिर तेल अवीव और जेरूसलम की सड़कों पर अफरा तफरी के माहौल में देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने तैयारियां की थी, लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम और बड़ा ही ये नामी डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। और कई बैलिस्टिक मिसाइल्स लैंड कर रही हैं। इस बात की जो गवाह बनी तस्वीरें हमारे सामने हैं कि आयरन डोम काम नहीं कर रहा है। और ईरान एक मजबूत देश है, उसकी अपनी एक तैयारी है युद्ध की, और वो हमेशा से युद्ध के लिए तैयार रहा हाल के वर्षों में। और ऐसे में जबकि पृष्ठभूमि युद्ध की लगातार रहे, तो ऐसे दिन में कि वो पहली दफा अटैक कर रहा है, वो अपना बेहतर प्रदर्शन देगा। और आज की तारीख में जो दिखाई पड़ रहा है ईरान की अपनी तैयारियों का, उसके आर्म्स के जखीरे का, वो आप मुजाहिरा देख रहे हैं। पर ईरान के आगे बढ़ाना चाहता है क्या? और ईरान का ये दूसरा अटैक ऐसा नजर आ रहा है संजीव, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इजराइल का जो तेल अवीव है, इजराइल का जो रमतगन है,
उसके आसमान में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से और जिस आयरन डोम को लेकर लगातार वो बातें करता है या दावे करता है, ये आयरन डोम एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की ज्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने इजराइल में बड़े पैमाने पर टारगेट को हिट किया है। और ये जो गहरा काला धुआं हम उड़ते हुए देख रहे हैं इमारतों से और इजराइल के आसमान में जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल नजर आ रहे हैं, इजराइल इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम नजर आया। जी हाँ, ये आयरन डोम जो कि बड़ा ही फिनोमिनल और माना ये जाता था कि उसे कोई पियर्स नहीं कर सकता है, ऐसा लगता है कि कम से कम ईरान की मिसाइलों ने, उनके क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स ने उसे भेजने में सफलता हासिल की है। और न केवल सफलता हासिल की है बल्कि कई जगहों पर व्यापक नुकसान भी झेलना पड़ा है इजराइल को। इजराइल जो भी तैयार था, लिहाजा उसे बहुत से लोग उसके हताहत नहीं हुए हैं। अभी तक क्रिटिकली इंजर्ड कुछ लोगों की बात सामने आई है, लेकिन उसकी इमारतों को और उसके इंस्टॉलेशंस को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हानि हाल के वर्षों में इस हमले ने पहुंचाया गया है। इसी प्रकार जिस प्रकार इजराइल ने कोशिश किया और उसने नुकसान पहुंचाया था, हालांकि इजराइल का ये मानना है कि वो सीधे उन पर अटैक कर रहा था जहां पर वो साइंटिस्ट थे, जहां पर वो फौजी थे। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपसे कुछ देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हमें मारना चाहते हैं, हम टारगेटेड तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, लिहाजा इसका भी जवाब दिया जाएगा। ये युद्ध अपने आप में एक ऐसा भीषण युद्ध साबित होने जा रहा है जिसे हाल के वर्षों में हम लोगों ने देखा नहीं है। और इस बात की मिसाल कि ये अपने आप में साबित करती है कि बहुत ज्यादा दूर तृतीय विश्व युद्ध नहीं है अगर इसे नहीं रोका गया तो। खास तौर पर ईरान जैसा मुल्क जो कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है और हमेशा इस बात के लिए वो मजबूती से पेश आता है कि वो इजरायलियों के ऊपर हमला बोलेगा। अब ऐसे में जब ये एक्शन शुरू हो चुका है, बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है दुनिया के बड़े मुल्कों की कि आखिरकार वो स्थिति को संभालते हैं या फिर जैसे अनफोल्ड कर रहा है इसे करने देते हैं। मकसूद ठीक है, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता संजीव, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। यह बड़ी खबर इजराइल रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर हमला है। ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पर, वो उसके डिफेंस सिस्टम पर सीधे तौर पर हमला, रक्षा मंत्रालय पर यह हमला किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को टारगेट यहां पर किया है और दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें इजराइल के एक बड़े कमांडर की मौत हो गई है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से लगातार हमने ये देखा है इस बात को। संजीव, मैं आपसे भी इसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा इस बड़ी खबर को बताने के बाद कि आईडीएफ दरअसल अपने किसी बड़े नुकसान को लेकर कुछ भी साफ करता नहीं है। चाहे वो अक्टूबर 2023 में हमास की तरफ से जो एक नए एक एरा की एक दौर की शुरुआत हुई थी हमले के बाद से, और उसी के बाद लगातार इजराइल पहले हमास को टारगेट करता रहा, बाद में लेबनान पर उसकी तरफ से अटैक किए गए, बाद में हुती भी इस लड़ाई में कूद गए और अब सीधे तौर पर ईरान से उसका ये संघर्ष शुरू हुआ है। लेकिन ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है वो इजरायली रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर सीधे तौर पर हमला है। रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया है इजरायली रक्षा मंत्रालय को, यानी कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, ये सीधा अटैक ईरान की तरफ से, क्योंकि यहीं से ही पूरी प्लानिंग होती थी, यहीं से कैसे निपटना है आसपास अपने तमाम दुश्मनों से इजराइल यहीं बैठकर तय करता था और इसको लेकर अंदेशा भी था। संजीव, किस तरह के अपडेट्स हैं आपके पास? इस बार टारगेट पर पूरा डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिनिस्ट्री इजराइल की जो तेल अवीव में मौजूद हैं, और न सिर्फ एक जगह पर या दो जगह पर, अलग अलग जगहों से लगातार जो तस्वीरें और जो वीडियोस हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ा और भारी नुकसान इजराइल को इस बार उठाना पड़ा है। जी हाँ, देखिए, ये रात भर का ऑपरेशन है जो कि करीब आधी रात 12 बजे के बाद शुरू हुआ और जिसे खुद कंफर्म किया तेहरान ने, और इसका नाम भी बताया जैसा कि आप बता भी रहे हैं, 2 प्रोविंस 3। और ये ऐसा एक बड़ा जंग था
ऐलान जंग जो कि जवाब के तौर पर था इजराइल का, लेकिन जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार अपने पहले अटैक के बाद, या यूँ कहें कि 2 अटैक के बाद, जिसमें करीबन 150 मिसाइल दागी गई हैं तेल अवीव पर, जेरूसलम पर और कई दूसरे शहरों पर इजराइल के। लेकिन इसके बाद ये हमले अब रुक गए हैं और अभी ये ताज़ा जानकारी आ रही है मकसूद की, जो इजराइल का होम फ्रंट कमांड है, उसने अपने नागरिकों को अब ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने शेल्टर से बाहर आ सकते हैं, यानी कि अब हमले इस वक्त बंद हैं। और एक पहला वेव जो था अटैक का, उसके संपन्न होने के बाद अभी एक शांति है। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है इजराइल में, और ईरान अपनी बात कहने में सफल हो गया है। उसे अगर छेड़ा जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। इस बात के सबूत तेल अवीव में वो रक्षा मंत्रालय जिसकी बात आप कह रहे हैं, वहाँ उसकी इमारत को ध्वस्त किया जाना और इसके अलावा कई जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये ईरान का पहला झोंका था और यहीं पर बात रुक जाएगी, इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। और देखना ये है कि अब जबकि सामने आ गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू एक नए बयान के साथ, आगे उनकी योजना क्या है, वो क्या करते हैं, वो रुकते हैं या फिर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू का आप जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इसका बदला लिया जाएगा, यानी कि वार पलटवार और इस तरह से अटैक्स होते रहेंगे। और सवाल फिर मेरा वही है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इससे मानी जाए? क्योंकि पहले हमला इजराइल की तरफ से किया गया, जवाब में आज बीती रात ईरान ने इजराइल के कई बड़े शहरों को, बड़ी इमारतों को टारगेट करते हुए, और इस बार ये भी देखना होगा संजीव कि इस बार ईरान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया गया है, क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी इमारती निशाने पर हैं। बड़े शहरों में जिसमें तेल अवीव है, वहां पर न सिर्फ इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, बल्कि कुछ और जगहों पर भी ये बड़ा एक वास्ट, बड़ा फैला हुआ ये हमला है, ताकि अलग अलग जगहों पर अटैक किया जाए। मे बी ये स्ट्रैटेजिकली किया गया है ताकि आयरन डोम कंफ्यूज हो, और वो नजर भी आया कि आयरन डोम काम नहीं कर पाया इस हमले में। यहाँ देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो लड़ाई है वो इजराइल और ईरान के दरमियान ही रखने की बड़ी ही केयरफुल कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का जहाँ तक सवाल है, वहाँ तो अमेरिका के भी कई इंस्टॉलेशंस हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर यूएस आर्मी अभी इस वक्त रुकी हुई है। बगल के इराक में ही उनका बड़ा बेस है, बगदाद में। लेकिन बहुत ही केयरफुल तरीके से उन्होंने हमले बोले हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया है। इजराइल को निशाना बनाना अपेक्षाकृत आसान है और जायज भी, क्योंकि उन्हें ये नैतिक अधिकार मिलता है। राइट टू डिफेंड है यूएन चार्टर का आर्टिकल 51, जो कहता है कि अगर आप पर हमला हो तो आप जवाबी हमला कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन इस युद्ध को बड़ा नहीं बनाना चाहता है ईरान। ईरान बखूबी जानता है कि अमेरिका है पीछे, लेकिन वो अमेरिकी जो बेसेस हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि ये लड़ाई बड़ी हो, और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि ईरान ने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया है और अब बात को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, बशर्ते कि इजराइल नहीं बढ़ाए। लेकिन क्या यहाँ बात रुकेगी? ईरान को जो नुकसान होना था उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन उसने भरपाई अपने तरीके से करने की कोशिश की है और इजराइल को एक ऐसा भीषण हमला झेलना पड़ा है जो हाल के वर्षों में उन्होंने नहीं झेला था। लेकिन यहाँ सब कुछ रुकेगा क्या? ऐसे में जबकि अमेरिका को या दूसरे मुल्क जो कि इजराइल के पीछे खड़े हैं, उनके बेसिस को डिस्टर्ब नहीं किया गया। आप जानते हैं वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के भी बेसिस हैं, वहाँ पर फ्रांस के भी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में। लेकिन इन सब से अलग इस लड़ाई को महदूद रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल केंद्रित रखा गया है। लेकिन संजीव, ये पहली बार देखा जा रहा है, ये पहली बार देखा जा रहा है, जो तस्वीरें भी साफ नजर आ रही है कि एक के बाद एक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, शायद इजराइल पर ये अब तक का पहला सबसे बड़ा अटैक है, जिसमें लगातार उसकी न सिर्फ कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि एक साथ 150 से ज्यादा मिसाइल्स वहां पर अटैक किया है। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा ये अटैक नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के हमले को इजराइल ने पहले झेला हो। संजीव बने रहेगा मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक पर मुझे जाना होगा। इसका